हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओनली सिविल स्कूल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों 15 फरवरी 2022 का न्यूज़ टुडे सेशन है आपका, जो प्रीलिम्स बूस्टर के नाम से हम ये सीरीज चला रहे हैं। दोस्तों ये प्रीलिम्स 2022 के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा टाइम देकर आपको इधर टाइम देना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग और टाइम, क्योंकि वीडियोज़ बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, लेंथी हो जाते हैं, तो उनको कवर करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक कि सेंटर ने दोस्तों कॉन्स्टिट्यूट किया कि सेंटर ने केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया, यानी उसको बना दिया है। ऐसा क्यों किया? सेंटर द्वारा केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी और एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है, दोनों रिवर को जोड़ने के लिए। इंटरलिंकिंग द टू रिवर्स, सेंटर हैज कॉन्स्टिट्यूट KBLP एंड नेशनल स्टीयरिंग कमेटी। और क्या है ये जो कमेटी बनाई गई है? इट विल कंप्राइजेज ऑफ सेक्रेटरीज। कौन कौन से सेक्रेटरीज इसमें इन्वॉल्व हैं? तो सेक्रेटरीज फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, पावर एंड ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, इट विल यानी कौन सी? जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये सेक्रेटरीज मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट से होंगे, पावर से होंगे और ट्राइबल अफेयर से होंगे। और सारा जो सेंट्रल का फंड है, ऑल सेंट्रल फंड फॉर द प्रोजेक्ट विल बी रूटेड थ्रू KBLPA। सारा फंड कहाँ से जाएगा? इस KBLPA के थ्रू रूटेड होगा, यानी इसके थ्रू ही भेजा जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं स्टीयरिंग कमेटी की। स्टीयरिंग कमेटी क्या है? सबसे पहली बात दोस्तों, स्टीयरिंग कमेटी को जल शक्ति मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी चेयर करेगा। हेड कौन करेगा? जल शक्ति मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी। उसका फंक्शंस क्या होंगे? फंक्शंस की बात करें, उसका फंक्शन होगा फंडामेंटल एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि एक तरीके से फाउंडेशनल बेसिक चीज़ें होंगी। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ को अप्रूव कराना, बाई लॉज कराना, नॉर्म्स बताना, जो KBLP के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इतने सारे उसके क्या होंगे? फंक्शन होंगे। एनुअल बजट को एग्जामिन एंड अप्रूव, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव एंड एग्जामिन करना स्टीयरिंग कमेटी का काम है दोस्तों। ठीक है, और ये क्या करेगी? एटलीस्ट ट्वाइस ए ईयर, एक साल में 2 बार इसका मिलना होगा। और इसके लिए कोरम डिसाइड किया गया है, जो टोटल मेंबर्स का 2/3 मेंबर्स इसमें अवेलेबल होने चाहिए। नाउ टॉकिंग अबाउट KBLP, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट क्या है? देखो, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के थ्रू दोस्तों 2 नदियों को इंटरलिंक किया जा रहा है। नदियां हैं केन रिवर और बेतवा रिवर, दोनों ही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहती हैं। केन रिवर का पानी बेतवा रिवर में भेजाएगा। इट्स इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम केन रिवर टू द बेतवा रिवर, दैट इज कॉल्ड KBLP। इसका काम क्या है कि वो जो वाटर स्कॉर्सिटी को कहीं ना कहीं एड्रेस करना, एंड जो बुंदेलखंड रीजन है कहीं ना कहीं पानी की समस्याओं से, वाटर स्कॉर्सिटी से जूझ रहा है, उसको एड्रेस करना, उसके सॉल्यूशंस के लिए केन बेतवा लिंक को जोड़ा गया, इंटरलिंक किया गया दोस्तों। और ये MP और UP के स्टेट्स में मैंने ऐसे बताया। एक चैलेंज भी है इसको लेके कि जो केन बेतवा नदी पर एक डैम बना हुआ है, इसका नाम है दाऊधन डैम। तो दोधन डैम है या दाऊधन, जो भी है, दाऊधन डैम या दोधन डैम टू बी बिल्ट ऑन केन रिवर। इट इन्वॉल्व्स सबमर्जेंस ऑफ अबाउट 7.6% ऑफ द टोटल पन्ना टाइगर रिजर्व एरिया। मतलब इसका कहने का मतलब है कि कंसर्न ये है कि पन्ना टाइगर रिजर्व का दोस्तों 7.6% एरिया सबमर्ज हो जाएगा दोधन डैम के बनने से, इसके बिल्ड होने से। ये पन्ना टाइगर रिजर्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है दोस्तों। अब मैं यहाँ बात करता हूँ केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, देख रहे हैं आप ये। तो ये बेतवा रिवर है, ये केन रिवर है, दोनों रिवर यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना की, और ये दोनों को इंटरलिंक किया जा रहा है इस तरीके से। ठीक है, ये केन रिवर का पानी कहाँ भेजा रहा है? बेतवा रिवर में भेजा रहा है। और ये बुंदेलखंड रीजन है, जो कहीं ना कहीं वाटर स्कॉर्सिटी से प्रभावित है दोस्तों। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को, ये पहला प्रोजेक्ट है KBPL जिसको नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के अंडर बनाया जा रहा है दोस्तों, इंटरलिंक किया जा रहा है। ठीक है, इट हैज़ बीन डीम्ड ए नेशनल प्रोजेक्ट। उसके बाद और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। कौन कौन सी नदियाँ? दमन गंगा पिंजाल, पार तापी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार एंड पेन्नार कावेरी हैज़ ऑल्सो बीन फाइनलाइज टू इंटरलिंक दिस टाइप। तो ये सारी नदियों को भी इंटरलिंक कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, सॉरी गाइस। तो ये इन नदियों का ओरिजिन और इनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में जरूर पता करके जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सेंटर ने एग्री सेस को क्रूड पाम ऑयल से हटाकर कितना कर दिया है? 7.5% से 5% पर लाकर खड़ा कर दिया है, मतलब रिड्यूस कर दिया है जो एग्रीकल्चर सेस हो है दोस्तों। ठीक है, इसको क्यों किया गया है? इट हैज़ बीन डन टू कीप इन चेंज, यानी कि जो काबू में रखने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए, जो आगे प्राइस जो है डोमेस्टिक एडिबल ऑयल के इतने सारे बढ़ रहे थे, उसको कंट्रोल करने के लिए ऐसा
करा गया है दोस्तों, ऐसा किया गया है क्योंकि उसको कंट्रोल किया जा सके, और जो ग्लोबली एडिबल ऑयल का प्राइस राइज होता है उसकी वजह से भी। और सबसे बड़ी बात है कि डोमेस्टिक एडिबल ऑयल इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं बूस्ट करने के लिए एग्रीकल्चर सेस को घटाकर 7.5% से 5% कर दिया गया है। और इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि डोमेस्टिक रिफाइंड इंडस्ट्री हमारी क्या होगी, उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा कि जब डोमेस्टिक एडिबल ऑयल इंडस्ट्री में एक बूस्ट आएगा दोस्तों, ठीक है। अब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस हुआ है, उसको ही एग्रीकल्चर सेस बोला जाता है। इट इज ए टैक्स दैट गवर्नमेंट इम्पोज ऑन द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। ये उस तरीके का सेस है दोस्तों जो गवर्नमेंट कॉमर्शियल प्रोडक्शन की एक्टिविटी पर, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उनकी कॉमर्शियल प्रोडक्शन की एक्टिविटी पर गवर्नमेंट इसको इम्पोज करती है, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर सेस। एडिबल ऑयल की बात समझ लो क्या है। देखो, इससे पहले पाम ऑयल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था 2021 के प्रीलिम्स में, क्योंकि उस समय पाम ऑयल्स पे एक नीति पॉलिसी बनाई थी इसलिए। अब देखो, एडिबल ऑयल जो है इंडिया का थर्ड मोस्ट हाई वैल्यू, मतलब अगर बात करें तो तीसरा वैल्यू के हिसाब से, पैसे के हिसाब से तीसरा इंपोर्ट किए जाने वाला सेक्टर है। सेक्टर नहीं कह सकते, तीसरा प्रोडक्ट है। सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल, नंबर 2 गोल्ड, और नंबर 3 पर कौन सा है, एडिबल ऑयल दोस्तों। करीब 60% से ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं एडिबल ऑयल, ठीक है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेजिटेबल ऑयल, देख रहे हैं आप, बहुत बड़ा वेजिटेबल ऑयल का इंपोर्टर है। अप टू 2/3 ऑफ दिस डोमेस्टिक डिमांड थ्रू इंपोर्ट्स, मैंने जैसे बताया कि 66% के आसपास इसकी डिमांड इंपोर्ट के थ्रू ही कंप्लीट होती है, जो जिसकी कॉस्टिंग वैल्यू जो निकाली जाए अगर एनुअली तो वो है $10 बिलियन। इट्स ए बिगेस्ट, इट्स ए ह्यूज मार्केट दोस्तों। पाम जो है, पाम ऑयल को हम करीब 70% के आसपास इंपोर्ट करते हैं। क्योंकि डिमांड क्यों है पाम ऑयल की, पाम ऑयल की डिमांड की वजह से हम क्या करते हैं भाई, इस लो प्राइस एंड अवेलेबिलिटी अलोंग विद द वर्सटिलिटी इन ब्लेंडेड सेगमेंट विद मस्टर्ड, कोकोनट, ग्राउंडनट एंड सिसेम्स वगैरह। पाम ऑयल के थोड़ा सस्ता होने से, कम प्राइस होने के से हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, पाम ऑयल को, एक मिनट का जी थोड़ा दिक्कत कर रहा है। हाँ, तो पाम ऑयल को इसलिए जिसका प्राइस कम है, जिसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, और ये ब्लेंडेड सेगमेंट जैसे मस्टर्ड में मिलाना है इसको कोकोनट के साथ, तो ये कहीं ना कहीं इस वर्सटिलिटी के लिए यूज होता है, इसलिए इसका इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। इंडिया करीब 10% टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ पाम ऑयल का कंज्यूम करता है। जितना भी ग्लोबल प्रोडक्शन हो रहा है पाम ऑयल का ऑल ओवर वर्ल्ड, उसका 10% इंडिया में कंज्यूम होता है दोस्तों। नीड फॉर इम्पोर्ट्स क्यों, इंडिया कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 10% इन वर्ल्ड वाइड ऑयल सीड प्रोडक्शंस। डिमांड ऑफ एडिबल ऑयल इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन हमारा बहुत कम है, इसलिए हम 60% जो है रिक्वायरमेंट है हमें किसकी, इंपोर्ट करने की दोस्तों। तो हम अपनी इंडस्ट्री को बूस्ट करके अपने मार्केट को इंक्रीज कर सकते हैं, ये सिनेरियो हमें लाना चाहिए। अब इसके लिए क्या प्रोग्राम है, कौन कौन से प्रोडक्ट जो मेजर्स लिए जा रहे हैं इंक्रीज करने के लिए। नंबर 1 है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल। ये ऑयल पाम की बढ़ोतरी के लिए, इसको बूस्ट करने के लिए नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल लाया गया है। ऑयल पाम एरिया एक्सपेंशन, यानी कि इसके अंदर में एरिया को बढ़ाया जा रहा है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंडर में। मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑयल सीड क्रॉप्स के लिए इंक्रीज किया जा रहा है। तो ये सारे मेजर्स हैं दोस्तों। बफर स्टॉक्स क्रिएट किए जा रहे हैं। दूसरा, क्लस्टर डिमॉन्स्ट्रेशन होना चाहिए ऑयल सीड क्रॉप्स वगैरह के लिए, क्लस्टर डिमॉन्स्ट्रेशन वगैरह होना चाहिए। तो ये सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं इसके रिगार्डिंग। अब बात करते हैं इंडिया टू एक्सटेंड जीनोमिक सीक्वेंस फैसिलिटी टू नेबर कंट्रीज। अब तक बात हो रही थी कि हम अपने लिए काम कर रहे थे, अब लेकिन नेबर कंट्रीज़ के लिए फैसिलिटेट करेंगे ये जीनोम सीक्वेंसिंग जो भी प्रोसेस है इसके बारे में दोस्तों। अब एक्चुअल में क्या है ये, ठीक है दोस्तों। अभी रीज़न क्या है, कोविड-19 ग्लोबल एक्शन मीटिंग हुआ, एक मीट हुआ जिसमें इंडिया ने अनाउंस किया कि भाई वो SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम जो है, जिसे बोलते हैं इंसाकॉग, उस नेटवर्क को, उस लेबोरेटरीज को अपने पड़ोसी देशों के साथ बढ़ाएगा, एक्सटेंड करेगा अपने पड़ोसी देशों के साथ दोस्तों। इंसाकॉग जो है एक ऐसा कंसोर्टियम है जिसमें 38 लेबोरेटरीज जो क्या है मॉनिटर करेंगी जेनोमिक वेरिएशंस को, किसके, SARS-CoV-2 के जो जेनोमिक वेरिएशन है उसके बारे में कंसोर्टियम किया गया है। ये इंसाकॉग 38 लेबोरेटरीज के साथ। इंसाक इज ए कंसोर्टियम ऑफ 38 लेबोरेटरीज टू मॉनिटर जीनोमिक वेरिएशन इन SARS-CoV-2। अब कौन कौन सी मिनिस्ट्री, कौन कौन से डिपार्टमेंट इसमें जॉइंट हैं दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, CSIR दैट इज कॉल्ड काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च,
ICMR दैट इज कॉल्ड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये जॉइंटली लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, DBT, CSIR एंड ICMR के द्वारा दोस्तों। ठीक है, इंसा को किसने लॉन्च किया? ये चारों मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स के साथ मिलके। भाई ये बात करें गैप की, ये कब किया गया? ड्यूरिंग इंडिया कंट्रीब्यूशन इन कोविड-19 ग्लोबल एक्शन प्लान गैप। ये डिसीजन जब लिया गया जब इंडिया जो है कोविड-19 का जो ग्लोबल एक्शन प्लान है GAP को लेकर आया था क्वेड के द्वारा चला गया GAP, तो उसके दौरान ये लिया गया है दोस्तों। गैप फोकस करता है ग्लोबल एक्शन प्लान जो कोविड-19 के लिए बनाया गया है उसको कोऑर्डिनेटिंग करने के लिए, स्पेशली अगर बात करें तो वैक्सीनेशन को देने के लिए, वैक्सीनेशन करने के लिए, सप्लाई चेन रेजिलेंस, सपोर्टिंग हेल्थ केयर वर्कर्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये गैप का काम है। गैप इज कॉल्ड ग्लोबल एक्शन प्लान जो कि लॉन्च किया गया था क्वेड के द्वारा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद करते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग जो है, जीनोम सीक्वेंसिंग जो है इस फिगर आउट करेगा क्या? जो DNA न्यूक्लियोटाइड का ऑर्डर है उसको, उसका बेस है, उसके जीनोम में क्या है, ये सारी चीज़ों को जीनोम सीक्वेंसिंग करता है। लाइक ऑर्डर ऑफ एडिनाइन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड थाइमिन, दीज आर हार्मोन। ये किस तरीके से मेकअप होते हैं, किस तरीके से बनते हैं एक ऑर्गेनिज्म DNA में दोस्तों। तो ये काम करेगा कौन? जीनोम सीक्वेंसिंग के द्वारा फिगर आउट किए जाएंगे दोस्तों। ये सारा स्ट्रक्चर है, देखो ये क्रोमोसोम है, DNA स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियर DNA, जीन, न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें। ये क्या है? ये चार क्या है? बेस पेयर है, एक तरीके से न्यूक्लियोटाइड है, एक तरीके से हार्मोन है दोस्तों। ठीक है, जीनोम इज द कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड ऑर्गेनिज्म। जीनोम का मतलब एक पूरी तरीके से एक ऐसा सेट जो कि एक ऑर्गेनिज्म में सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है आपकी। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड कि आपके जो जीन में, आपके DNA से रिलेटेड आपका किस तरह से स्ट्रक्चर है, किस तरीके से आपका सारी चीज़ें इस जीनोम में होती हैं दोस्तों। कंप्लीट सेट होता है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस का। एप्लीकेशन क्या है जो जीनोम सीक्वेंसेस के? देखो ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं जीनोम कॉज ऑफ रेयर डिजीज। ठीक है, इंप्रूव कर सकते हैं और समझ सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को। हाउ वायरस स्प्रेड एंड इवॉल्व्स, कैसे वायरस फैलता है, इवॉल्व होता है। आइडेंटिफाई करेंगे जेनेटिक म्यूटेशंस को कि वायरस का म्यूटेशन किस तरीके से है। और रिवील करेंगे पॉपुलेशन लेवल प्री डिस्पोजिशन टू डिजीज, यानी कि इसके बारे में रिवील करना ये जीनोम सीक्वेंसेस के एप्लीकेशंस में इंक्लूड है। और भी बहुत सारे इनिशिएटिव हैं जीनोम सीक्वेंसेस के रिलेटेड। दैट इंडजेन प्रोग्राम है एक जो इंडिया मतलब जेनेटिक्स से रिलेटेड है। उसके बाद जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा चला गया दोस्तों। इट्स ऑल अबाउट जीनोम सीक्वेंसिंग। आपको इसके कंसर्न एडवांटेज बता दें कि क्यों जीनोम सीक्वेंसेस को नेबर कंट्रीज के साथ फैसिलिटेट किया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं फ़ायदा होने वाला है, कहीं ना कहीं इसके बारे में पता चलने वाला है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर। दोस्तों मुद्दा क्या है? एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा वर्स्ट इम्पैक्टेड सेक्टर है, यानी एग्रीकल्चर ऐसा सेक्टर तो सबसे ज़्यादा वर्स्ट, सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है इस पर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स लाइक साइक्लोन, ड्रॉट, हैवी रेनफॉल, सीवियर थंडरस्टॉर्म, फ्लड्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, लाप एट्सेट्रा। तो एक डेटा आया गवर्नमेंट की तरफ से, उन्होंने रिप्लाई किया भाई जो सबसे ज़्यादा क्रॉप लॉस और डैमेज हुआ है रिसेंट ईयर्स में वो क्या है, उसके बारे में बात की है। उन्होंने बोला कि भाई 36 मिलियन हेक्टेयर जो फॉर्मलैंड है, यानी कि जहाँ पर खेती होती है, वो अफेक्ट हो चुकी है दोस्तों। कैसे? हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल क्लैमिटीज की वजह से। अब हम बात करते हैं हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल क्लैमिटीज क्या होती हैं। हाइड्रो से मतलब होता है दोस्तों पानी, यानी कि जो वाटर से रिलेटेड जितनी भी क्लैमिटीज हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, वो क्या होंगी? हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल क्लैमिटीज कहलाएंगे। जस्ट लाइक ट्रॉपिकल, लाइक साइक्लोन्स हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन, हैवी रेनफॉल, सीवियर थंडरस्टॉर्म, फ्लड and droughts. These are hydrometeorological hazards, whereas earthquake and volcanic eruption are grouped under geological hazard. अगर हम बात करें earthquake और volcanic eruption, ये geological है, और ये जो मैंने बताया rainfall, thunderstorm, ये क्या है? meteorological है गाइस। ओके, तो इन्होंने भाई हैवी रेन की वजह से गाइस सिंस 2016 से और फ्लड की वजह से 36 मिलियन हेक्टेयर जो है अफेक्ट हो चुका है। अगर फार्मर्स का लॉस देखा जाए वैल्यू बेस पर तो करीब 29,939 करोड़ रुपए का, 29,939 करोड़ रुपीज़ का फार्मर्स को लॉस हुआ दोस्तों। हाउ क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर इम्पैक्ट एग्रीकल्चर, क्यों हो रहा है ऐसा चेंज और क्यों हो रहा है इम्पैक्ट? देखो वनरेबिलिटी इंक्रीजिंग क्यों बढ़ रही है दोस्तों, ये दिखा रहा है पूरा। ये जियो फिजिकल डिजास्टर की वजह से, क्लाइमेट वेदर की वजह से, हाइड्रोलॉजिकल की वजह से,
तो सबसे ज़्यादा जो है क्लाइमेट जो हो रहा है वो क्लाइमेट एंड वेदर रिलेटेड डिजास्टर है, जो कोई ये जो शार्पलिन की जो है ना पीला पीला वाला, ये इस तरीके से। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है ये रेड, जियो फिजिकल डिजास्टर, ये रेड वाला, ये भी कहीं ना कहीं देखो 2010 में से 15 तक इस तरीके से। और थोड़ा सबसे कम है हाइड्रोलॉजिकल से। लेकिन ये फार्मलैंड की बात करें, हाइड्रोलॉजी के रिड्यूस करता है ईल्ड को। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है एग्रीकल्चर पे, जो ईल्ड है पैदावार है वो क्या है कम हो जाती है। बहुत सारी वो सीवियर होती है, नहीं बहुत सारे सीवियर वार्मिंग फ्लड ड्रॉट रिड्यूस करते हैं क्या, ईल्ड्स को कम करते हैं, उसकी पैदावार को कम कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। फिशरीज वगैरह पे अफेक्ट पड़ता है, जो मछली पालन करते हैं मछली पकड़ते हैं उस पर कहीं ना कहीं अफेक्ट पड़ता है। किसे, जैसे ही वाटर टेम्परेचर में चेंज आता है दोस्तों, तो वाटर क्या है, मेक्स वाटर मोर हॉस्पिटल टू इन्वेजिव स्पीसीज एंड शिफ्ट द रेंज ऑफ लाइफ साइकिल टाइमिंग ऑफ सर्टेन फिश स्पीसीज। तो एक तरीके से लाइफ साइकिल जो रेंज है वो टाइमिंग है उस तरीके से पूरी चेंज हो जाती है, क्योंकि जब वाटर टेम्परेचर में कहीं ना कहीं इंक्रीज देखने को मिलता है इस तरह के सिचुएशन में। लिव स्टॉक में बहुत चेंज आता है। लिव स्टॉक में क्या चेंज आता है, they may be at risk both directly from heat stress and indirectly from फूड सप्लाई, यानी कि कहीं ना कहीं फूड स्कार्सिटी का कहीं ना कहीं इनको एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है लिव स्टॉक्स में। और डायरेक्टली क्या है, हीट स्ट्रेस से उन्हें झेलना पड़ता है, जो हीट स्ट्रेस बढ़ता है यानी कि हीट जो है बढ़ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, नहीं महंगाई हो जाती है क्रॉप लॉस की वजह से। देखो क्रॉप लॉस होगा यानी कि कहीं ना कहीं जब क्रॉप में पैदावार नहीं होगी, यील्ड कम हो जाएगी, तो क्या होगा, प्रॉपर खाना फूड सप्लाई इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, बिकॉज जो होगा इन्फेंट एंड मोर्टेलिटी, चाइल्ड मोर्टेलिटी बढ़ जाएगा, अंडर नरिशमेंट बढ़ जाएगा, कि प्रॉपर जब खाना नहीं होगा फूड की स्कार्सिटी हो जाएगी, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगी दोस्तों। एंड प्लस इसकी वजह से महंगाई बढ़ जाएगी, जो कि फूड इन्फ्लेशन भी बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। एडीबी ने कहा है कि भाई 1% इंक्रीज हो जाएगा फूड इन्फ्लेशन, जो क्या करेगा 0.3% इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को भी इंक्रीज कर देगा, और 0.5% अंडर नरिशमेंट को भी इंक्रीज कर देगा। गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही है, नेशनल मानसून मिशन चलाएगा उससे। ये नेशनल मानसून मिशन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा चलाया गया है। इसका एम क्या है, ये ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट डायनामिकल डेवलप करेंगे जो मानसून रेनफॉल या इस तरह की जो डिफरेंट टाइम में स्किल्स में इस जो क्लेमिटीज आती हैं उनका प्रिडिक्शन कर सके। यानी कि नेशनल मानसून मिशन के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा चलाया गया है, ये डेवलप कर रहे हैं स्टेट ऑफ द आर्ट डायनामिकल प्रिडिक्शन, एक तरीके से कि भाई जो भी कैलेमिटीज आने वाली है उसका पहले से थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग जाए। दूसरा हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी लगा रही है, कि जो डेटा है वेदर से रिलेटेड सिस्टम से रिलेटेड और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से यानी कि रियल टाइम के साथ उसको प्रिडिक्ट कर सकें। तो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज का भी यूज़ कर रहे हैं दोस्तों। ये तो इतने सारे मेजर्स ले रही है गवर्नमेंट। अब बात करते हैं दोस्तों, पार्लियामेंट पैनल सबमिट रिपोर्ट ऑन रिफॉर्म्स इन द एजुकेशन ऑफ परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट्स की बात हो रही है। क्या है देख लेना, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हो इसके बारे में पढ़ सकते हो कि रिकमेंडेशन क्या क्या है। कई बार नेशनल एजुकेशन पे बहुत सारी चीज़ें हम पहले भी कर चुके हैं। अब देखो आफ्टर केरला के बाद तमिलनाडु ने बैन कर दिया दोस्तों ऑनलाइन गेमिंग को, ठीक है। तो केरला और तमिलनाडु के बाद अब कर्नाटका ने बैन कर दिया ऑनलाइन गेमिंग को दोस्तों। कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस समय कुछ ऐसे कर्नाटका पुलिस एक्ट 1963 के अमेंडमेंट किए हैं। दे आर स्ट्रक डाउन की अमेंडमेंट टू द कर्नाटका पुलिस एक्ट 1963, जो क्या है बैन करते हैं ऑल फॉर्म्स ऑफ गैम्बलिंग को। क्या करते हैं, बैन करते हैं ऑल फॉर्म्स ऑफ गैम्बलिंग को दोस्तों। ठीक दोस्तों, तो कर्नाटका ने जो कर्नाटका पुलिस एक्ट 1963 को अमेंड करके सारी भी गेमिंग को, जितनी भी गेमिंग है, बैन ऑल फॉर्म्स ऑफ गैम्बलिंग इन स्टेट इंक्लूडिंग ऑनलाइन गैम्बलिंग, एंड कर्नाटका हाई कोर्ट स्टेट डाउन दैट इट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो जितने भी फॉर्म हैं गेमलिंग के सारे बैन कर दिए दोस्तों। ये जो है चैलेंज किसके बेस पर किया गया था, चैलेंज किया गया था गेम ऑफ स्किल विद गेम्स ऑफ चांस के बेस पर। ये कहता है कि क्लब्ड गेम्स ऑफ स्किल विद गेम ऑफ चांस एंड डेफिनेशन ऑफ गेमिंग के बेस पर दोस्तों इसको चैलेंज किया गया था। दूसरी बात कर रहे हैं, ये गेम ऑफ स्किल इज व्हेन द प्लेयर इन्वेस्ट हिज टाइम इन लर्निंग प्रैक्टिसिंग एंड हॉनिंग ए स्किल। हॉनिंग होता है एक तरीके से तेजी से सीखना, ही वॉज केयरफुली हॉनिंग द कर्व्ड ब्लेड, इस तरीके से होता है ना, बहुत तेजी से सीखने की एक प्रक्रिया उसको बोलते हैं हॉनिंग ए स्किल। उसको क्या है, एक गेम ऑफ स्किल व्हेन द प्लेयर इन्वेस्ट करता है अपना टाइम सीखने में,
प्रैक्टिस करने में और हॉनिंग करने में उस स्किल को। तो गेम ऑफ स्किल आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ गेमलिंग। तो गेम ऑफ स्किल जो है वो क्या है, गेमलिंग की परव्यू से बाहर है। गेम ऑफ चांस क्या है, ऑन द अदर हैंड देखा है तो इट इज कंसीडर्ड गेमलिंग एज द डिपेंड मोर ऑन फैक्टर्स लाइक लक एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी। यह है गेम ऑफ चांस। गेम ऑफ चांस को बुलाया कि जो गेमलिंग को लक और अनप्रिडिक्टेबिलिटी के बेस पर इस फैक्टर पे डिपेंड मानता है उसे कहता है गेमलिंग, दैट इज कॉल्ड गेम ऑफ चांस। ऑनलाइन गेम्स हैं वो रेफर करते हैं गेम्स दैट आर प्लेड ऑन सम फॉर्म ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। जो फॉर्म कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू जाते हैं उनको ऑनलाइन गेम्स में, ऑनलाइन गेमिंग में कंट्रोल किया जाता है। मोस्ट ऑफन द इंटरनेट, यानी कि जो इंटरनेट के थ्रू खेले जाते हैं दोस्तों। ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए, इंडिया का जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है वो है करीब 15,500 करोड़ रुपए तक हो जाएगा 2023 तक। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी वर्थ 15,500 करोड़ बाई 2023। 2019 में एक सर्वे हुआ, उसने पाया कि इंडिया हैड द सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ गेमर्स। कहीं ना कहीं दोस्तों ये हमारे लिए थोड़ा खतरे की घंटी है, बट अच्छा हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि कहीं ना कहीं फिजिकली, मेंटली, सोशली बहुत ज़्यादा डैमेज, बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टिग्मा क्रिएट हो रहा था, हो जाता है इन सब चीज़ों से, बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो जाता है एक तरीके से। इसके पीछे रीज़न क्या है, बिहाइंड द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑनलाइन गेमर्स। ऐसा क्यों हुआ कि इतने सारे नंबर्स ऑनलाइन गेमर्स बढ़ गए। नंबर 1, बेटर एक्सेसिबिलिटी टू स्मार्टफोन एंड चीप डेटा प्राइस। समझ रहे हैं, बेटर यानी अच्छी एक्सेसिबिलिटी है स्मार्टफोन की। सोशल स्टिग्मा एंड रजिस्टेंस, जो सोशल सामाजिक स्टिग्मा है और जो उसका रजिस्टेंस यानी कि एक तरीके से विरोध है, एक तरीके से जो एक रुखाव है, वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देता है। दूसरा, प्रोलॉन्ग क्लोजर ऑफ स्कूल्स ड्यू टू पैंडेमिक। जो लंबे समय से स्कूल बंद हैं जो पैंडेमिक की वजह से, ये भी कहीं ना एक मेजर है जिसने ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा दिया था। लंबे समय से स्कूल का बंद होना ये भी ऑनलाइन गेमिंग में शामिल है दोस्तों। कंसर्न क्या है, देखो फिजिकल डैमेज, यानी फिजिकली बहुत ज़्यादा अनहेल्दी, जब आदमी जब ऑनलाइन गेमिंग पे बैठा रहता है तो मेंटली आंखों से इस तरीके से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है। सामाजिक लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाता, इमोशनली डैमेज हो जाता है कि कुछ इस तरीके से मान लो कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जहाँ वो इमोशनली कनेक्ट हो जाता है, इस तरह की सिचुएशन हो जाती है तो कहीं ना कहीं खुद को सुसाइड करने की सिचुएशन में। इस तरह की एक गेम आया था, वो रन क्या था, वो पबजी से पहले एक और गेम था। इम्पेयरिंग स्लीप, यानी प्रॉपर स्लीप नहीं, एपिटाइट, भूख की कमी, कैरियर एंड सोशल लाइफ से कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो ये बहुत सारे कंसर्न है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं ऑनलाइन गेमिंग के। तो सब नाउ टॉकिंग अबाउट, तो बहुत सारी न्यूज़ हैं, बहुत सारी, ये भी प्रीलिम्स बूस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं पॉन्जी स्कीम्स की। ये क्या है, पॉन्जी स्कीम्स क्या होते हैं दोस्तों? क्या एक फ्रॉडलेंट इन्वेस्टिंग, यानी पैसे को इन्वेस्ट करने का फ्रॉड तरीके से उसको एक ऐसी स्कीम है, ये पॉन्जी स्कीम वो स्कीम कराती हैं कि फ्रॉडलेंट इन्वेस्टिंग स्कैम प्रॉमिसिंग, ये ऐसे स्कैम होते हैं जो प्रॉमिस करते हैं हाई रेट्स ऑफ रिटर्न, कि भैया ज़्यादा पैसा आप पैसे लगाओगे इस स्कीम में तो आपको ज़्यादा पैसे रिटर्न में मिलेंगे, वापस मिलेंगे। और कहेंगे कि भाई ये बहुत कम रिस्क है, जो इन्वेस्ट करेगा उसके लिए बहुत कम रिस्क है, उसके लिए पैसे लगाओ आप, आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ग्रीडी लालच आता है, लोग पैसा लगाते हैं। पॉन्जी स्कीम जो है इसको कॉइन किया गया था स्विंडल नेम चार्ल्स पॉन्जी के नाम पर 1920 में। और ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट जो पुराने यानी ओल्ड जो इन्वेस्टर होते हैं, पुराने कस्टमर्स होते हैं, उनको रिटर्न प्रोवाइड कराते रहते हैं कंटिन्यू। क्यों कराते हैं कि ये नया इन्वेस्टमेंट इन्हें लाना है, तो ये पुराने कस्टमर्स के लिए कहीं ना कहीं बराबर रिटर्न्स को बेचते रहते हैं। एक तरीके से पिरामिड स्कीम है, सिमिलर टू ए पिरामिड स्कीम इन बोथ आर बेस्ड ऑन यूजिंग न्यू इन्वेस्टर्स फंड एज टू पे द अर्लियर बैकर्स। एक तरीके से एक पिरामिडिकल टाइप स्कीम्स होती हैं। 2019 में गवर्नमेंट ने पास किया था बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019, जिसमें ये बोला गया था कि जितने भी सिक्योर पुअर डिपॉजिट एंड इन्वेस्टर्स हैं पॉन्जी स्कीम्स की, उनको बैन करने के लिए ये 2019 में स्कीम्स लेके आई थी गवर्नमेंट। पॉन्जी स्कीम से बच के रहिए दोस्तों। अब जापानीज इंडस्ट्रियल टाउनशिप, ये क्या है? तो जापानीज इंडस्ट्रियल टाउनशिप एस्टेब्लिश किया गया था एक्शन एजेंडा फॉर इंडिया जापान इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड प्रमोशन एंड एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जो 2015 में साइन किया गया था मैथी जापान और डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड इंडिया के द्वारा, DPIIT इंडिया और मैथी जापान के द्वारा 2015 में इसको साइन किया गया था दोस्तों। इसका एक्शन एजेंडा है इस साइंड विद गोल ऑफ ग्रोइंग जापानीज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, यानी कि जापानीज इन्वेस्टमेंट को इंडिया में बढ़ाना था और जापान इंडस्ट्रियल टाउनशिप बिल्ड करना था अक्रॉस द कंट्री, स्पेशली दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड चेन्नई बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर रीजन्स में।
क्या करना था, जापान इंडस्ट्रियल टाउनशिप जो है CBIC और DMIC में, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में। इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो फैसिलिटीज़ हैं लाइक ट्रांसलेशन सपोर्ट देना है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, रेजिडेंशियल क्लस्टर, तो ये सारा इसका क्या था, ऑब्जेक्टिव थे। जापान इज द ओनली कंट्री दैट हैज डेडिकेटेड कंट्री फोकस इंडस्ट्रियल ऑनशिप अक्रॉस इंडिया। तो जापान ऐसा केवल अकेला कंट्री है जो कहीं ना कहीं डेडिकेटेड है, जो इंडिया में इंडस्ट्रियल टाउनशिप फोकस करना चाहता है, बनाना चाहता है इस तरह की टाउनशिप्स। अब बात करते हैं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है इज वर्किंग ऑन इंटीग्रेटिंग सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2001 क्यारे के जो बेनिफिशरीज हैं उस पर काम कर रही है। इसका जो डेटा है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू पता चला है। डेटाबेस यानी कि NHA इज वर्किंग विद इंटीग्रेटिंग सैक यानी कि सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 एंड जो 2011 के जो बेनिफिशरीज हैं और NFSA के जो बेनिफिशरीज हैं उनके साथ मिलकर काम कर रहा है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को एंटाइटल करने के लिए, इसके अंडर में इन लोगों को लाने के लिए जो अवेलेबल बेनिफिशरीज हैं, तो इंटीग्रेटिंग SECC 2011 का डेटा और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के डेटाबेस को कहीं ना कहीं यूज कर रहा है, राशन कार्ड के साथ यूज कर रहा है, राशन कार्ड नंबर के साथ कौन कर रहा है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी दोस्तों। ये एक अटैच ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, जो फुली फंक्शनल ऑटोनॉमी है, इसको पूरी ताकत है। और एक गवर्न होती है किसके द्वारा, एक गवर्निंग बोर्ड के द्वारा, जिसको चेयर करते हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और ये किस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इम्प्लीमेंट करने के इंडिया में फ्लैगशिप पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस एश्योरेंस स्कीम्स लाइक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो इसके लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी दोस्तों। और ये डिजाइनिंग स्ट्रेटजी डिजाइन करने में, टेक्नोलॉजिकल बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में और नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को भी कहीं ना कहीं बिल्ड करने में, डिजाइन करने में इंटरेस्टेड है। इसका काम है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का दोस्तों। अब बात करते हैं, इसरो ने दो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। क्या है, इसरो सेंड 2 स्मॉल सैटेलाइट अबाउट PSLV-52 PSLV-C-52 से 2 छोटे छोटे सैटेलाइट्स इसरो ने भेज दिए। पहला है इंस्पायर सेट 1 सैटेलाइट, दूसरा है INS-2 DT सैटेलाइट, याद रखना दोस्तों। तो इंस्पायर जो सैटेलाइट है ये स्टडी करेगा आइनोस्फीयर के डायनेमिक्स की, जो आइनोस्फीयर है उसके बारे में स्टडी करेगा, और सन का जो कोरोनल हीटिंग प्रोसेस है कि भाई जो कोरोना है उसका किस तरीके से हीट होता है, इसका प्रोसेस क्या है, उसके बारे में इंस्पायर सेट 1 पता करेगा। जो सैटेलाइट है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया है, और भी अदर इंस्टीट्यूट हैं। इसका जो मिशन का जो टाइम है, लाइफ टाइम है, वो है 1 ईयर, 1 साल। इंस्पायर सेट 1 1 साल काम करेगा। वहीं बात करें INS-2DT की बात करते हैं, ये क्या है, ये एक थर्मल इमेजिंग कैमरा है। ये लैंड को असेसमेंट करने में, वाटर सरफेस के बारे में पता करने में, उसके टेम्परेचर के बारे में पता करने में, वेजिटेशन मैपिंग के बारे में पता करने में, और थर्मल इनर्शिया जो डे और नाइट का है, क्या जड़त्व है, क्या इनर्शिया है, उसके बारे में पता करने के लिए INS-2DT थर्मल इमेजिंग कैमरे का यूज किया जा रहा है। ये टेक्नोलॉजी जो है डिमोस्टर सैटेलाइट फ्रॉम इसरो ए प्रीकर्सर टू द इंडिया भूटान जॉइंट सैटेलाइट। ठीक है, ये जो टेक्नोलॉजी है इंडिया इसरो के द्वारा एक तरीके से डिमोस्ट्रेशन है, इसका प्रदर्शन है, एक तरीके से दिखाना है जो इंडिया भूटान जॉइंट सैटेलाइट है INS-2B को दोस्तों, प्रीकर्सर है उसका, प्रीकर्सर टू द इंडिया भूटान जॉइंट सैटेलाइट। अब बात करते हैं हवाना सिंड्रोम की। हवाना सिंड्रोम क्या है दोस्तों, हवाना सिंड्रोम की बात कर रहे हैं, क्या है, अभी मैंने पहले भी बताया हवाना सिंड्रोम के बारे में, पहले भी बात कर चुके हैं। एक मिस्टीरियस बीमारी है दोस्तों हवाना सिंड्रोम, जिसने यूनाइटेड स्टेट्स के जो डिप्लोमेट्स हैं, हवाना यानी कि जो क्यूबा इसकी राजधानी है वहाँ पर, क्यूबा की राजधानी हवाना, वहाँ पर बहुत सारे डिप्लोमेट्स को बहुत सारी रहस्यमय बीमारी हो गई है। जो जितने भी इंटेलिजेंस ऑफिशियल हैं दोस्तों वर्ल्ड वाइड हो गई है ये, जितने भी यूनाइटेड स्टेट्स के ये जो डिप्लोमेट्स हैं, इनको रिन्यू किया गया है एंड माइक्रोवेव वेपन्स के थ्रू। इट इज़ ब्रॉट रिन्यूड अटेंशन टू माइक्रोवेव वेपन्स। है क्या हवाना सिंड्रोम, ये एक मेंटल हेल्थ सिम्टम्स हैं दोस्तों, जो टिपिकली क्या करता है, हियरिंग सर्टेन साउंड सुनाई देती है आउटसाइड नोज बीइंग प्रेजेंट, नोसिया, वर्टिगो, हेडेक, मेमोरी लॉस एंड इशू विद बैलेंसिंग के साथ। हवाना सिंड्रोम इस तरह का एक मेंटल हेल्थ सिम्टम है जो सुनने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करता है, साउंड विदाउट एनी आउटसाइड दैट इज नॉइज बीइंग प्रेजेंट,
एंड बिना प्रेजेंट की नॉइस के वो साउंड करता है, बाहर सुनाई देता है कुछ। नौसिया, नाक में कोई प्रॉब्लम होता है, वर्टिगो, हेडेक, सर में दर्द, मेमोरी लॉस, भूल जाने की, तो इस तरह का ये हवाना सिंड्रोम है तो उन डिप्लोमेट्स में हो रहा है, जो कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स के डिप्लोमेट्स में ज़्यादा देखने को मिला है। इस पर पहले ही बात करते हैं। इट वॉज फर्स्ट प्रपोज बाई ऑफिशियल बेस्ड ऑन यूएस एम्बेसी इन क्यूबा 2016। ये पहले 2016 में यूएस की जो एम्बेसी है क्यूबा में देखा गया ऑफिशियली। ये लीसा फीवर क्या है? लीसा फीवर क्या है? लीसा फीवर एक जोनोटिक डिजीज है जो लीसा वायरस के द्वारा होता है दोस्तों। इसको 1969 में नाइजीरिया में डिस्कवर किया गया था और ये वेस्ट अफ्रीका के पार्ट में एंडेमिक है, लाइक सियरा लियोन जो वेस्ट अफ्रीका का पार्ट है, लाइबेरिया, गाना एंड नाइजीरिया। इसके सिम्टम्स हैं ब्लीडिंग, खून आना, सांस लेने में प्रॉब्लम, वोमिटिंग, फेशियल स्वेलिंग, पेन इन द चेस्ट वगैरह वगैरह। और ये चूहों से फैलता है और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट सिक पर्सन्स के साथ अगर बॉडी फ्लूइड होता है, यानी कि जैसे लार्वा है, ब्लड है या किसी तरीके का सीमेंस है, स्पर्म्स वगैरह हैं, इस तरीके से फैलता है। और इसका इलाज क्या, ट्रीटमेंट का राइबोविरिन एंड एंटीवायरल ड्रग्स इसको ट्रीटमेंट देता है, जो कि क्या है, मेंटेन करता है हाइड्रेशन, ऑक्सीजन लेवल वगैरह वगैरह को। दैट इज लेजा फीवर। उसको आते हैं मदाराम जात्रा। ये क्या है? मदाराम जात्रा क्या है? मदाराम जात्रा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने सैंक्शन किया है मदाराम जात्रा के लिए 2.26 करोड़ रुपए। सेकंड लार्जेस्ट, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट फेयर है कुंभ के बाद, कुंभ मेले के बाद सेकंड लार्जेस्ट फेयर की बात करें मदाराम जात्रा है। ये ट्राइबल कम्युनिटी जो तेलंगाना की है उसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, 4 दिन के लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है। ये बाई एनियल सेलिब्रेशन है और कोया ट्राइब के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये फेस्टिवल क्या है, विद नो वैदिक और ब्राह्मणिक इन्फ्लुएंस के बारे में बात करते हैं, यानी कि ब्राह्मणों का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है और ना कोई वैदिक नीति है। और ये जाम पन्ना वागू रिवर जो ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की, उस पर पूजा की जाती है बहुत सारे रिचुअल्स के साथ। ठीक है, बहुत सारी ट्राइब्स जो असिस्ट करती हैं, जो यूनिक ट्राइबल एडिशन वगैरह है, कल्चर हेरिटेज को। इसके बाद बात करें तो मैदरा राम यात्रा को याद रखना। अब बात करते हैं सरोजनी नायडू। देखो इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है सरोजनी नायडू की 143वीं बर्थ एनिवर्सरी 13 फरवरी को दोस्तों, नेशनल वुमेंस डे पर। ये इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया एंड भारत कोकिला भी बोला जाता है, बिकॉज फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल मूवमेंट में इन्होंने बहुत ज़्यादा भागीदारी निभाई थी। इनके कुछ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट हैं। ये इंडिया की पहली वीमेन है जिन्होंने आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को प्रिसाइड किया था, चेयर किया था 1925 में। अगर ऑल ओवर देखा जाए तो वैसे एनी बेसेंट है 1917 में, लेकिन जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस उन्होंने 1925 में की थी कानपुर में। हाँ, ये फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस, जो आज का उत्तर प्रदेश कहलाता है। और इन्होंने 1917 में विमेंस इंडिया एसोसिएशन को एस्टेब्लिश किया। ये ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस जो 1927 में उसकी फाउंडेड थी, उसने इन्होंने फाउंड किया, एस्टेब्लिश किया। इन्होंने महर पुनीर, पर्शियन भाषा में एक महर पुनीर लिखा है, एक पोएम लिखी है द ब्रोकन विंग, वो सरोजनी नायडू की पोएम है दोस्तों, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना को डेडिकेट है दोस्तों। पर्सनालिटी ट्रेट क्या है देख सकते हो क्या क्या है। उसके बाद करते हैं पर्वती गिरी। ये कुछ और न्यूज़ है। पर्वती गिरी जो है 16 जनवरी 1926 से 17 अगस्त 1995 तक का इनका जीवन काल है। गवर्नमेंट ने रिलीज किया एक पिक्टोरियल बुक इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज़ के ऊपर, जो आज़ादी के महोत्सव पर, जो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, उन्होंने नरेट किया पार्वती गिरी की कहानी को दोस्तों। ये उड़ीसा की मोस्ट प्रोमिनेंट विमेन फ्रीडम फाइटर्स रही हैं, पार्वती गिरी उड़ीसा की दोस्तों। इनके बारे में बात करते हैं। इनको वेस्टर्न उड़ीसा का, पश्चिमी उड़ीसा का मदर टेरेसा बोला जाता था, एंड इट वाज ए फियर्स फ्रीडम फाइटर एंड ए सोशल रिफॉर्मर दोस्तों। कंट्रीब्यूशन क्या है, इन्होंने महात्मा गांधी का जो क्विट इंडिया कॉल है उसमें भाग लिया, और भूदान मूवमेंट जो हुआ उसमें पार्टिसिपेट किया। अहिंसा, सेल्फ रिलायंस, काइंडनेस जो गरीबों के प्रति है, ये इनकी वैल्यूज़ थी। ठीक है, ये एक्नॉलेज देखो, उड़ीसा गवर्नमेंट डेडिकेट एन इरीगेशन स्कीम इन हर ऑनर द पार्वती गिरी मेगा लिफ्ट इरीगेशन स्कीम्स। उनके एक्लॉड्स में, उनके ऑनर में उड़ीसा गवर्नमेंट ने पार्वती गिरी मेगा लिफ्ट इरीगेशन स्कीम चलाई है दोस्तों। तो गैस ये था आज का आपका प्रीलिम्स बूस्टर सेशन ऑल अबाउट टुडे न्यूज़ 15 फरवरी 2022 जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपसे छोटा सा निवेदन है कि प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियोज़ को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और थोड़ा सा हमें प्यार दिखाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड लव यू ऑल दोस्तों। और प्लीज़ लाइक, शेयर और उस बेल आइकन को दबाकर प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।